नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक्सेसिव एसिडिटी से परेशान हैं, स्पेशली अगर ये एसिड ऊपर की तरफ आपके मुंह की तरफ आ रहा है या इवन खाना आपके मुंह की तरफ आ रहा है, तो इसके अंडरलाइंग एक सीरियस डिजीज़ हो सकती है जिसे हम हाइटस हर्निया या एक दूसरी फॉर्म में लैक्स एलियस यानी कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का ढीला होना, इन सब के नाम से जानते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी बीमारी के बारे में। मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया, एक एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और इस वीडियो में हम डिटेल में इन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी चेस्ट और हमारा जो पेट है उसके बीच में एक डायफ्राम नाम का एक स्ट्रक्चर है जो चेस्ट और पेट को सेपरेट करता है, और उसमें एक होल रहता है जिसे हम हार्टस के नाम से जानते हैं, और फूड पाइप इसी होल से हमारी चेस्ट से हमारे पेट के अंदर आती है। आइडियली फूड पाइप का आखिरी 2 सेंटीमीटर का हिस्सा पेट के अंदर होना चाहिए, और इससे जो एसिड स्टमक में बनता है वो वापस चेस्ट में नहीं जा पाता, क्योंकि यहाँ पर एक वेल्व रहता है जो कि चेस्ट के नेगेटिव प्रेशर से इस एसिड को वापस सक्शन होने से बचाता है। लेकिन हाइटस हर्निया की बीमारी में ये वेल्व पुल होके चेस्ट की तरफ आ जाता है, यानी कि एब्डोमेन से, पेट से ना होकर ये चेस्ट में रहता है, जिससे कि चेस्ट के अंदर सांस लेने में जो नेगेटिव सेक्शन प्रोड्यूस होती है उससे एसिड सक होकर पेट से चेस्ट में आ जाता है, जिससे कि पेशेंट को एसिडिटी फील होती है। ऐसा फील होता है कि ये एसिड पेट से वापस चेस्ट को आ रहा है या इवन अप टू मुंह में आ रहा है, और एसिड के साथ साथ इवन जो आपने खाना खाया है वो भी वापस ट्रेवल करके आपके चेस्ट या आपके मुंह तक आ सकता है। इसी तरह अगर ये स्फिंक्टर लूज रहता है तो हम इसे लैक्स एलियस यानी कि एक ढीला लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं, जिसमें भी सिमिलर सिम्टम्स ही प्रोड्यूस होते हैं। हाइटस हर्निया कई टाइप का हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम टाइप 1 की ही बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिसमें कि स्टमक खिसक कर पेट से चेस्ट में आ जाता है। टाइप 2 में स्टमक का ये जंक्शन पेट में ही रहता है, लेकिन एक दूसरा हिस्सा स्टमक का चेस्ट में आ जाता है, और टाइप 3 में इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और जबकि टाइप 4 में कोई और ऑर्गन स्टमक के साथ साथ चेस्ट में वापस खिंच के आ जाता है। लेकिन टाइप 1 मोस्ट कॉमन होने की वजह से हम इसी के बारे में इसमें डिटेल में समझेंगे, जानेंगे इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले वो कारण जिससे कि पेट का प्रेशर बढ़ता है, उससे ये प्रेशर से स्टमक को या एसिड को वापस चेस्ट में पुश कर सकता है, जैसे कि प्रेगनेंसी होना, क्रॉनिक कफ होना, किसी भी कारण एक्सेसिव स्ट्रेन करना जैसे कॉन्स्टिपेशन, यूरिन की प्रॉब्लम होना, इन सभी कंडीशंस में हाइटस हर्निया डेवलप हो सकता है। इसके अलावा बार बार उल्टी आना, हैवी वेट लिफ्टिंग करना या बहुत टाइट क्लोथिंग पहनना, इससे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर खाने में जो हम गलतियां कर बैठते हैं, जैसे कि ज़्यादा क्वांटिटी में खाना खाना, अगर स्टमक बहुत भरा होगा तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, उससे भी ये खाना वापस जा सकता है, या खाने में फ़ैट की कंटेंट ज़्यादा होना, या ऐसी चीज़ें जैसे कैफ़ीन, मिंट या चॉकलेट जिससे कि इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स करता है, उनसे भी ये प्रॉब्लम बढ़ती है। फिर शराब का ज़्यादा पीना या स्मोकिंग करना, इनसे भी ये प्रॉब्लम्स इंक्रीज होती हैं। मोटापा भी पेट का प्रेशर बढ़ाता है और इससे भी ये रिस्क बढ़ता है। इसी तरह सेडेंटरी लाइफस्टाइल होने से भी रिफ्लक्स का इंसिडेंस बढ़ता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक पेशेंट में कोई ना कोई कॉज मिल पाए, बहुत सारे पेशेंट्स में बिना किसी कारण के भी ये प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। लास्ट में अगर किसी तरह का आपको मेंटल स्ट्रेस है तो स्ट्रेस से भी एसिड सिक्रेशन बढ़ता है, जिससे इसके सिम्टम्स बढ़ेंगे। फिर बात करेंगे इसके सिम्टम्स की, यानी कि पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स या साइंस देखने को मिल सकते हैं। यूजुअली पेशेंट को फील होता है कि उनके इस पार्ट में यानी कि अपर एब्डोमेन में एक हल्का सा डिस्कम्फर्ट है और एसिड बन रहा है जो धीरे धीरे चेस्ट की तरफ जाता है, और जैसे जैसे सिम्टम्स बढ़ते हैं ये चेस्ट से आपके मुंह में आने लगता है। तो बहुत सारे पेशेंट बताते हैं कि उन्हें रात में जब सोने के बाद सुबह उठते हैं तो सडनली बहुत सारा एसिड या खाना मुंह में फील होता है, और कुछ पेशेंट में तो रात को सोते हुए भी इससे एकदम चोकिंग फीलिंग होती है, जिससे कि एकदम से उठ जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट्स को इस रीजन में अपर एब्डोमेन में पेन रह सकता है, और एसिड के चेस्ट के अंदर जाने की वजह से उनकी आवाज़ में चेंजेस आ सकते हैं, होर्सनेस हो सकती है, क्रॉनिक कफ हो सकती है, और थ्रोट के पीछे क्रॉनिक इरिटेशन भी रह सकती है। फिर खाने का फियर होने की वजह से पेशेंट धीरे धीरे खाना कम करते हैं, और उससे उनका वेट लॉस भी काफ़ी हद तक देखा जा सकता है। सो अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम है तो आप एक एक्सपर्ट से ज़रूर मिलिए और इसकी जांच कराइए। बात करेंगे इसमें क्या क्या टेस्ट किए जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है इसमें एंडोस्कोपी माना जाता है, जो कि यूजुअली खाली पेट किया जाता है। एक कैमरा आपके मुंह से अंदर डाला जाएगा और आपका थ्रोट से लेके आपकी पूरी फूड पाइप, आपका स्टमक और छोटी आंत का पहला हिस्सा जिसे हम डोडनम के नाम से जानते हैं, वहाँ तक हम इसे देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि आपके रिफ्लक्स की वजह से क्या ईसोफेगस यानी फूड पाइप के लोअर हिस्से में कोई डैमेज तो नहीं हुआ, कोई अल्सर तो नहीं बने, और उसके बाद जो स्फिंक्टर है स्टमक और फूड पाइप के बीच में उसकी क्या स्थिति है,
क्या वो लूज़ है या नॉर्मल है, और क्या स्टमक कुछ हद तक खिंच के चेस्ट में आ गया है, जैसे कि हम हाइटस हर्निया के नाम से जानते हैं, तो उसकी भी इवैल्यूएशन की जाती है कि अगर वो है तो कितने साइज़ का है, कितनी सीवियरिटी का है। उसके बाद स्टमक के अंदर की जांच की जाती है कि कोई अल्सर तो नहीं है या एसिडिटी की वजह से कोई रेडनेस तो नहीं है, और फिर छोटी आंत का जो पहला हिस्सा है उसे भी एग्जामिन किया जाता है। एंडोस्कोप को हम उल्टा घुमाकर आपके गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फंक्टर के जो फंक्शन है उसे जांचते हैं, जिसे कि हिल्स क्लासिफिकेशन के थ्रू क्लासीफाई किया जाता है। यानी कि जो नॉर्मल हिल्स ग्रेड 1 है उसमें स्फंक्टर काफ़ी टाइट रहता है, आपके एंडोस्कोप के साथ बिल्कुल स्नगली फिट रहता है। टाइप 2 में थोड़ा लूज हो जाता है। टाइप 3 में इसका जो वैल्व है वो लगभग ख़त्म हो जाता है और एसिड इजीली रिफ्लक्स कर पाता है। और टाइप 4 में इतना ज़्यादा लूज़ रहता है कि हम स्टमक से ही आपकी फूड पाइप भी देख पाते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसे हम 24 आवर पीएच मीट्री या इम्पिडेंस मीट्री के नाम से जानते हैं, जिसमें कि डॉक्टर्स आपके नोज़ के थ्रू एक छोटा सा कैथेटर आपके फूड पाइप के थ्रू आपके स्टमक तक डाल देंगे और 24 घंटे आपको एडमिट रखा जाएगा, जिसमें कि आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी करेंगे, आप जो नॉर्मल खाते हैं पीते हैं वो सब लेंगे, और ये मशीन आपके साथ साथ पूरा 24 घंटा रिकॉर्ड करेगी कि आपको कितनी बार एसिड रिफ्लक्स हुआ, कहाँ तक एसिड गया, कितना वो एसिडिक था कि उसका पीएच अल्कलाइन था, और इसका आपके खाने से क्या रिलेशन है, आपके लेटने से, बैठने से, सोने से, ये सारा रिलेशन क्या है वो सब मशीन रिकॉर्ड कर लेगी। उसके बाद कंप्यूटर में लगाकर एक सॉफ्टवेयर इसका एक एनालिसिस देता है, जिससे हम नॉर्मल रिफ्लक्स और पेशेंट के रिफ्लक्स को नाप सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर रिफ्लक्स है तो उसकी कितनी सीवियरिटी है, कितना बैड है, और आपका एक बेसलाइन लेवल तैयार हो जाएगा कि बाद में अगर सर्जरी करते हैं तो उसके बाद का क्या रिजल्ट है उससे हम कंपेयर कर पाएँ। पीएच मीट्री के टेस्ट के पहले यूजुअली 1 से 2 हफ्ते तक डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं कि आप एसिडिटी की दवाई छोड़ दें, क्योंकि अगर आप वो खाते रहेंगे तो एसिड पहले ही सप्रेस्ड रहेगा, तो ये मशीन प्रॉपरली एसिड डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। इसके अलावा ईसोफेजियल मैनोमेट्री किया जाता है, जिसमें कि जो आपका फूड पाइप है उसमें कितनी पावर है और आपका जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है वो कैसे रिलैक्स कर रहा है, कितना हाइटस हर्निया है, ये सब भी इसमें रिकॉर्डिंग होती है। और ऑपरेशन को प्लान करने में इससे हेल्प मिलती है कि अगर आपका ईसोफेगस का पावर पूरा है, जब हम इस वैल्व को टाइट करते हैं तो हम प्रॉपर टाइट करते हैं, लेकिन अगर फूड पाइप का पावर कम है तो हम इस टाइटनेस को थोड़ा कम कर देते हैं, ताकि ऑपरेशन के बाद आपको खाना खाने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। इसके बाद कुछ रूटीन पेट की स्क्रीनिंग जैसे कि अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन भी डॉक्टर करवा सकते हैं, देखने के लिए कि कोई और एसोसिएटेड बीमारी तो इसमें नहीं है। जैसे कुछ पेशेंट्स में पित्ते में पत्थर हो सकती है, किडनी में स्टोन हो सकता है, या और कोई एक्सीडेंटल बीमारी डिटेक्ट हो सकती है। अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। किसी और हर्निया में ये कहा जाता है कि एज सून एज आपका हर्निया डिटेक्ट हुआ है आप इसका ऑपरेशन कराइए, लेकिन हाइटस हर्निया में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें हर एक पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके स्फेरिटी कम है, आपका हर्निया छोटा है यानी कि 2 सेंटीमीटर से कम है, और आपको मेडिसिन से या अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके आपको रिलीफ मिल रहा है, तब इसमें हर्निया की सर्जरी की लगभग ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हर्निया बड़ा है या आपको कोई इसका सिम्टम्स मेडिसिन से या लाइफस्टाइल चेंजेस से नहीं ठीक हो रहे हैं, या कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम है जैसे कि रिफ्लक्स होकर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया है, तो उन कंडीशंस में ही ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में आप अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वेट ज़्यादा है तो उसे कम कीजिए, थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, यानी कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए। 3 टाइम खाने के बजाय आप 5 से 6 टाइम थोड़ा थोड़ा खाना खा सकते हैं। खाने की चॉइसेस को बेटर कीजिए, उसमें स्पाइसेस को बंद कीजिए, उसमें ऑयली फूड को बंद कीजिए, उसमें खट्टी चीज़ें ना लीजिए, और सोने से पहले आप इमीडिएटली खाना ना खाइए। एटलीस्ट 2 घंटे का गैप रखिए बिटवीन योर लास्ट मील एंड योर स्लीप टाइम। पेट के बल ना सोइए और टाइट क्लोथिंग रात को ना पहनिए, जिससे कि रिफ्लक्स कम से कम हो। इसके बाद वो सारा खाना जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करते हैं, जैसे कि मिंट का कोई भी फ्लेवर, जैसे मिंट की च्युइंगम या चॉकलेट्स या कैफेनेटेड ड्रिंक्स या अल्कोहल या स्मोकिंग, इन चीज़ों को भी परहेज करना है। खाने को अच्छी तरह च्यू करके अंदर स्वेलो कीजिए, इससे भी आपको रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा जैसे हमने बोला कि स्ट्रेस को कम करना है, तो अगर किसी तरह का भी आपको मेंटल स्ट्रेस है तो उसे कम करने की कोशिश कीजिए। उससे एसिड प्रोडक्शन कम होगा तो डेफिनेटली आपके रिफ्लक्स में हेल्प मिल सकती है। फिजिकल एक्टिविटी की आप हेल्प ले सकते हैं माइल्ड मॉडरेट एक्टिविटी से, और इवन योगा को अपने इसमें इनकॉर्पोरेट करके आप अपना वेट भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपकी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है और इससे भी रिफ्लक्स में हेल्प मिलती है। लेकिन ध्यान रखिए कि वो एक्सरसाइजेज ना कीजिए जिससे कि एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ता है, पेट पे जोर लगता है, बिकॉज इससे
आपका रिफ्लक्स बढ़ सकता है। तो उन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखना है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि क्या मेडिटेशन और योगा का भी इसमें रोल है। तो यस, मेडिटेशन से हमारा मन शांत होता है, इससे हमें रिलीफ मिलता है हमारे स्ट्रेस में, और योगा से भी हम अपना वेट भी लूज़ कर सकते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि वो योगा नहीं करनी जिससे कि आपका पेट का प्रेशर बढ़े, जिससे कि आपका एसिड वापस चेस्ट में ना जाए। तो आप इन सिंपल चीज़ों से भी रिफ्लक्स में रिलीफ पा सकते हैं। फिर अब बात करेंगे कि इसकी क्या क्या मेडिकेशन अवेलेबल हैं। एसिडिटी घटाने की बहुत सारी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो आपके एसिड को सप्रेस कर सकती हैं, लेकिन जो रिफ्लक्स अगर हो रहा है आपके वाल्व के लूज़ होने की वजह से या हाइटस हर्निया होने की वजह से, तो वो रिफ्लक्स को काफ़ी हद तक रिलीफ नहीं कर सकते, लेकिन सिम्टम्स में आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले एंटासिड लिक्विड्स, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लिक्विड्स अवेलेबल हैं जो आपके पीने के बाद एकदम से सूदिंग फीलिंग देते हैं, बिकॉज वो आपके स्टमक के अंदर जाकर एक लेयर बना देते हैं। जो आपने खाना खाया है और जो उसके साथ एसिड मिक्स होकर एक मिक्सचर बन गया है, वो अगर रिफ्लक्स भी होगा तो उसके ऊपर एक लेयर होने की वजह से आपको इरिटेट या सिम्टम्स नहीं देगा। इसके बाद कई सारी ओरल मेडिकेशंस हैं जो आपके एसिड की सिक्रीशन को कम करती हैं, जैसे कि H2 ब्लॉकर्स या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एंडोस्कोपिक कुछ प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि एंडोस्कोपिक फंडोप्लाकेशन या TIF, जिससे एंडोस्कोपी के थ्रू फंडोप्लाकेशन करने की कोशिश की जाती है, एक नया वेल्व बनाया जाता है। इसी तरह स्ट्रेटा थेरेपी है, जिसमें हम एक कैथेटर अंदर डाल के आपके इसोफेजियल स्फिंक्टर में एक कंट्रोल्ड वे में करंट पास करते हैं, जो कि धीरे धीरे स्ट्रेंथन होता है और उससे भी रिलीफ मिलता है रिफ्लक्स को। इसी तरह एक न्यू अर्मा प्रोसीजर है, जिसमें कि हम आर्गन की हेल्प से आपके म्यूकोजा को थोड़ा थोड़ा बर्न करते हैं, जिससे धीरे धीरे ये वेल्व टाइट होता है और रिफ्लक्स से रिलीफ मिलता है। लेकिन जितने भी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं ये सर्जरी के मुकाबले कम पावरफुल हैं। ये अर्ली स्टेजेस में यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्टेज बढ़ेगी, ग्रेड बढ़ेगी, आपकी स्वेलिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे बेटर प्रोसीजर्स और मोर पावरफुल प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कि है सर्जिकल ऑप्शंस। बात करेंगे लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लाकेशन की, यानी कि वो ऑपरेशन जो दूरबीन से किए जाते हैं बहुत ही छोटे छोटे होल्स के थ्रू, जिससे कि हम स्टमक को वापस चेस्ट से एब्डोमेन में ला सकते हैं। इसके कई सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम हाइटस को एब्डोमेन से यानी पेट से चेस्ट की तरफ डायसेक्ट करते हैं। तो आपकी फूड पाइप है उसको चारों तरफ से मोबिलाइज करके उसे वापस पेट में लेके आते हैं, साथ ही उसके स्टमक भी पेट में वापस आ जाएगा। एटलीस्ट 2 से 3 सेंटीमीटर जो फूड पाइप है वो पेट में रहेगी। उसके बाद जो क्रूरा है, जो हाइटस के पिलर्स हैं, उसे हम टाइट करते हैं, जिसे हम क्रूरोप्लास्टी बोलते हैं, ताकि जब हम रैप बनाएं तो वापस वो चेस्ट में ना खिसक जाए। इसके बाद हम इसके ऊपर फंडोप्लाकेशन करेंगे, यानी कि जो स्टमक का फंडस है उसे हम लोअर फूड पाइप के अराउंड घुमा देंगे, इसीलिए इसे फंडोप्लाकेशन ऑपरेशन बोलते हैं, जिससे कि एक नए तरीके का वेल्व बन जाएगा और आपका एसिड वापस चेस्ट में नहीं जाएगा। ये फंडोप्लाकेशन कई तरीके की हो सकती है। निसन फंडोप्लाकेशन का मतलब है कि हम 360 डिग्री पूरा का पूरा रैप आपके इसोफेगस के अराउंड रैप कर देंगे, और इसे पार्शियल फंडोप्लाकेशन भी कर सकते हैं। अगर हम उसको पीछे से करते हैं तो उसे 2 फेज फंडोप्लाकेशन कहते हैं, और अगर आगे से करते हैं तो उसे हम डॉर्स फंडोप्लाकेशन के नाम से जानते हैं। सबके अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं। अगर फंडस रैप पूरा होगा तो रिफ्लक्स का ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, सिम्टम रिलीफ ज़्यादा होंगे, लेकिन बाद में किसी किसी पेशेंट को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। और अगर हम पार्शियल रैप करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपका डिस्कम्फर्ट कम रह सकता है, लेकिन अगेन कुछ कुछ पेशेंट्स में रिफ्लक्स की प्रॉब्लम ज़्यादा रह सकती है। तो कौन सा फंडोप्लाकेशन करवाना है, ये आपके डॉक्टर्स आपके सभी टेस्ट करके, आपका प्रोफाइल देख के, आपके रिपोर्ट्स देखकर आपके साथ डिस्कस करके इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि आपके केस में कौन सा फंडोप्लाकेशन बेस्ट रहेगा। ये सभी ऑपरेशन दूरबीन से करने की वजह से बहुत जल्दी हो जाते हैं। विद इन फ्यू मिनट्स हमें ऑपरेशन कर सकते हैं और पेशेंट को 1 या 2 दिन में घर भेजा जा सकता है। सेम डे इवनिंग वो लिक्विड लेना स्टार्ट कर सकते हैं, अपना चल फिर सकते हैं। एक डाइट प्लान दिया जाता है जिसमें बताया जाता है कि कम से कम 1 या 2 हफ्ते लिक्विड डाइट लीजिए, क्योंकि जो फंडोप्लाकेशन किया गया है उससे वेल्व बहुत टाइट है और उसमें स्वेलिंग है, खाना यहाँ अटके नहीं, इसलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइप फूड या लिक्विड डाइट लीजिए और धीरे धीरे हम इसे चेंज करके नॉर्मल डाइट की तरफ ले आ सकते हैं। कुछ देर के बाद आप हर वो चीज़ खा सकते हैं जो नॉर्मल लोग खाते हैं, तो इसमें लॉन्ग टर्म कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले कुछ दिन ही डाइट को चेंज किया जाता है। अगर ये ऑपरेशन कराना है तो आपके कितने दिन ऑफिस से छुट्टी लेनी है? यूजुअली हम पेशेंट को बोलते हैं कि 5 से 7 दिन इनफ है
आपको 1 या 2 दिन हॉस्पिटल में लगेंगे और उसके बाद आप 4-5 दिन के बाद अपना रूटीन काम कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस वापस जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बहुत हैवी काम है, आपको बहुत हैवी फिजिकल एफर्ट करना है, तो उसके लिए एटलीस्ट 1 महीना मना करना पड़ेगा। अदरवाइज लाइट एक्टिविटी आप अपने कुछ दिनों में ही स्टार्ट कर सकते हैं। सो वी होप अगर आप या आपके आसपास कोई इन सिम्टम्स से जूझ रहा है, कोई इन बीमारियों से पीड़ित है, तो ये वीडियो देखकर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिली होगी और आप बड़ी जल्दी ही इससे अच्छा सा इलाज करवा के अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ पाएंगे।